उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं और बातचीत की भाषा में निकल गया। देखिए तो निकुंज ये बताइए, अभी हम जिससे बात कर रहे थे कि आपको बाजार उस समय सस्ता लग रहा था कुछ, जब जो हम 1500 से भाग के ऑलमोस्ट, लेकिन ये बात तो सच है कि हम बाकी विदेशी बाजारों के कंपैरिजन में भयंकर तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं अभी भी। इनफैक्ट 3-4% क्लोज आ गए थे ऑल टाइम हाई से। तो अभी क्या लग रहा है अभी आपको बाजार को, एक बार 15,200 पे रिटेस्ट बनता है या आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा? नहीं अजय, 15,200 तो बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जब 15,200 हुआ था उसमें फैक्टर्स एकदम अलग थे। क्रूड $130 के आसपास था, युद्ध हुआ था, इन्फ्लेशन एकदम भयंकर रूप से थी, यूएस फेड और सेंट्रल बैंकर्स डर चुके थे। तो उस समय जो माहौल था, माहौल बहुत अलग था। अब मार्केट को इतना नीचे जाने के लिए या तो कोई बड़ी खबर आए जो बहुत खराब है, या फिर कहीं पर ऐसा कुछ परिवर्तन हो जिसकी वजह से शेयर बाजार एक प्रकार से डर जाए। तो इस समय मार्केट के अंदर शंका है, डर नहीं है। शंका है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, शंका है कि ये वैल्यूएशन सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, एफआई जो आया था वो रहेगा नहीं रहेगा। शंका और डर में बहुत डिफरेंस है। देयर इज अ फियर इन सस्पिशन एंड देयर इज अ डिफरेंस इन फियर इन सस्पिशन। आई थिंक यही जो मार्केट बिहेवियर है, इस पे अगर आदमी फोकस करे तो बेटर है। मगर आज और हम थोड़े शॉर्ट टर्म की बात करें तो शायद हमें 2 या 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स अब 110 के आसपास है, 110 पे आ गई, करेक्ट। अभी तक मार्केट में असर क्यों नहीं आया है और कितने और समय तक नहीं आएगा? सेकंड, मनी मार्केट, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ एक सोफिस्टिकेटेड मार्केट ज़्यादा है, और स्पेशली यूएस मनी मार्केट, उसके अंदर एक प्रकार का रिवर्जन हुआ है जिससे हम कहते हैं यील्ड इन्वर्ट हुई है। मनी मार्केट हिस्टोरिकली राइट जाता है, तो वहाँ पर एक रिसेशन को लेकर के फियर आ रहा है। तीसरा, एफआई का जो एक दिन का जो फ्लो आया था, बड़ा फ्लो, उसके बाद एक बड़ा सेल फिगर भी आया है। तो द रिस्क टू द मार्केट इन द शॉर्ट टर्म is dollar index, FI flows and the way the US 10-year paper has moved. राइट, बिल्कुल। मॉर्निंग निकुंज, ये सारे रिस्क तो आप बता रहे हैं, लेकिन एक बार वी वर जस्ट ट्राइंग टू कंटेम्पलेट कि किस तरह की सिचुएशन बाकी बाजारों में भी रही है। जैक्सन होल के बाद आप देखें तो यूएस मार्केट्स में अच्छी गिरावट आई, लेकिन निफ्टी इंडेक्स इतना नहीं गिरा, निफ्टी बैंक इतना नहीं गिरा, लेकिन आईटी इंडेक्स अब भी दे आर कंटिन्यूइंग टू फॉल। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में क्या ये जो स्लो डाउन का, रिसेशन का जो प्रेशर है, ये क्या अभी भी एक सोल्ड जोन में ही रहेंगे काफी समय तक? देखिए, वो कहते हैं ना तोते के जैसे साल में बोलता आ रहा हूँ, फाइनेंशियल लीजिए आईडी बेचिए, तो वो ट्रेंड तो है। मगर हम इंटरेस्टिंग डेटा दिखाते हैं, प्रोड्यूसर साहब वो डेटा दिखाइए, रिटर्न मत दिखाइए, पी मल्टीपल दिखाइए। तो कोविड के पहले हम क्लॉक लेके चलते हैं, और कोविड के पहले अगर आप पी मल्टीपल्स अगर आप देखेंगे, प्रोड्यूसर साहब पी मल्टीपल्स दिखाइए। अजय जी ग्राफिक बना है ना शायद, पी मल्टीपल्स आईटी कंप्रेशन जो हुआ है। हाँ, तो हम 1 महीने का रिटर्न जो देख रहे हैं, चलिए ग्राफिक्स बन रहे हैं, तो मैं पी मल्टीपल्स देख रहा था, इन सेक्टर्स की पी मल्टीपल्स कंप्रेस हो गए। तो इन्फोसिस का जो पी मल्टीपल था वह प्री कोविड वह था 16, कोविड का जो पीक था वह था 35, और अब वो वापस हो चुका है 18। तो प्री कोविड लेवल के करीब चले गए, प्री कोविड लेवल के करीब ये सारे स्टॉक्स जा चुके हैं। मगर ग्रोथ क्या प्री कोविड लेवल से ज़्यादा रहेगी, मेरा मानना है जी हाँ। मगर वेज इन्फ्लेशन जो है वह प्री कोविड से ज़्यादा है। पर आई थिंक अब बड़ी आईटी कंपनियों की तरफ से वेज, कल हम बात ही कर रहे थे, वेज इन्फ्लेशन शायद ईज आउट होने नहीं, पर कोविड के समय जो एट्रिशन रेट थी प्रियंका, वो 8-9% थी, अभी 20% है। तो हो सकता है कि द डार्केस्ट डस्क इज गेटिंग सेटल्ड, मगर एक नया ट्रेंड चालू नहीं हुआ है। तो आपको ये समझना है कि एक तरफ तो डिमांड बेटर है और वेज इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो जो उनके मार्जिन्स हैं इनके बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं। तो जो सेक्टर है अब मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू जोन में आ चुका है, ये ओवर वैल्यू जोन में हो चुका था। अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ तो एक कार्निवल की फीलिंग आ चुकी थी, मिड कैप आईटी स्टॉक्स हमटी डमटी बन चुके थे, अब एक रीजनेबल लेवल पर आ रहे हैं। तो यहाँ से मंदी बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं दिखती है, हालांकि अब लोगों का जो रुख है वो काफ़ी मंदी का आ चुका है, मगर इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन आएगा। कुछ ऐसी आईटी कंपनीज हैं जिनके अंदर मुझे नहीं लगता कि डिमांड की इतनी बड़ी कंसर्न्स हैं। मैं परसिस्टेंट की सुबह आज एक सिटी की रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे हैं इतना हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि इन्फोसिस भी ग्रोथ रजिस्टर करेगा, टीसीएस में खतरे की घंटी नहीं लग रही है, विप्रो धीमा चल रहा है, एचसीएल टेक का यूरोपियन एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, बाकी जो छोटी आईटी कंपनीज हैं उनको अवॉइड करें। तो अगर मैं एक
अगर मैं आईटी में बात करूँ कि किन कंपनीज पे नज़र देखनी चाहिए, TCS, इन्फोसिस, टू अ लार्ज एक्सटेंट माइंडट्री एंड परसिस्टेंट। उसके अलावा मुझे लगता है कि अभी थोड़ा संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल, इनफैक्ट जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट ये कह रही है ओवरऑल आईटी कंपनीज पर अब भी डाउनग्रेड्स है, लेकिन चुनिंदा कंपनियों पर जैसे कि आपने कहा नजर होनी चाहिए। इसी के साथ ऑटो स्पेस भी फोकस में रहा, क्योंकि ऑटो बिक्री, ऑटो सेल्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। और आइशर मोटर्स की अगर बात करें, ऑटो सेल्स में हमने बढ़त देखी ऑलमोस्ट 25% ऑन अ मंथ बेसिस। अब क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है, टू व्हीलर सेल्स और बढ़ेंगी। हंटर की वजह से सेल्स इसकी मंथ ऑन मंथ ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज आपने एक नया लॉन्च करा था, मगर वो नया लॉन्च सक्सेसफुल रहा है। देखिए, जो 350 सीसी कैटेगरी की जो श्रेणी है, उसके अंदर जो बाइक प्राइसेस थे वह करीब 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में थे। हंटर आने के बाद आयशर मोटर ने एक नया कैटेगरी में एक नया प्राइस पॉइंट, उस कैटेगरी में एक नया प्राइस पॉइंट इंट्रोड्यूस करा है, जिसका जो मार्केट रिस्पॉन्स है अच्छा रहा है। दूसरा, आयशर के अंदर अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में ईवी को लेकर के बड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है, बिकॉज उस कैटेगरी में ईवी प्लेयर्स अभी आए नहीं हैं। और चौथा, आयशर को मेरे को लेकर आयशर को देख करके मुझे यह भी लगता है कि इसका जो मार्केट शेयर है, अभी बजाज ने या फिर TVS ने अटैक नहीं कर पाए। हालांकि ट्राई सब कर रहे हैं, मगर अटैक नहीं कर पाए। इनके मार्जिन भी अच्छे हैं, तो ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं है। हीरो मोटर कॉर्प को तो अभी लंबी जर्नी पूरी करनी पड़ेगी। तो दो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, TVS और आयशर। दोनों की अलग कहानी है, आयशर की कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं। निकुंज, ये बात आपने सही कही। इनफैक्ट कमेंट्री बहुत अच्छी थी आयशर की रिजल्ट्स पे। एक स्टॉक आज सुबह काफ़ी चर्चा हो रही है, इनफैक्ट कल शाम से ही चर्चा हो रही है, और वो है अदानी एंटरप्राइजेज। उसका जो शानदार डेब्यू इंडेक्स में देख रहे हैं, अब लोग उसको, अब कुछ लोग जो है मिस कर गए वो पूरा अदानी ग्रुप में जो वैल्यू क्रिएशन हो, तो इसलिए कि भाई डिजर्व करता है नहीं करता है, ये है वो, बहुत काफ़ी चर्चा हो रही है बाजार में। आपका क्या टेक है? देखिए, इंडेक्स जो है वो भावनाओं पे नहीं बनता है, ये मेथोडोलॉजी पे बनता है। फंड मैनेजर कभी कभी भावनाओं पर जाता है, डेटा पर जाता है, मगर जो इंडेक्स में जो डिसीजन ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है वो डेटा बेस्ड होता है। फ्री फ्लोट, मार्केट कैप, कुछ फैक्टर्स होते हैं इसके। तो अडानी एंटरप्राइज अगर इंडेक्स में आया है तो उसका एक फैक्टर जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला की वजह से आ रहा है। अब अडानी एंटरप्राइज के आने से इंडेक्स फंड की कितनी बाइंग आएगी? हिंदुस्तान में इंडेक्स फंड्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। वन, मतलब ठीक है। सेकंड, अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इंडेक्स से बेंचमार्किंग करी है, वो लोग लेने आएंगे, क्या वह भी अडानी लेने आएंगे? बिकॉज अल्टीमेटली आप निफ्टी 50 को भी बेंचमार्क बनाते हैं या फिर निफ्टी 500 को बेंचमार्क बनाते हैं, तो यहाँ पर एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जो एक प्रकार के बुल रन में है, तो अब इंडेक्स में आ चुका है और इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा, हो सकता है स्टॉक की वजह से। तो क्या आप एक नॉन निफ्टी 50 लार्ज कैप इक्विटी फंड मैनेजर को टेम्पटेशन टू बाय अडानी है? हो सकती है। हमने देखा था 2020 में जब रिलायंस आउट परफॉर्म कर रहा था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फोर्स होना पड़ा रिलायंस में अपना वेटेज बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि वह एक हो सकता है। खतरे की घंटी मुझे क्या लग रही है, जब स्टॉक्स स्टोरी टेलिंग पर चालू हो जाते हैं, और मैं कुछ नाम यहाँ पर लेना चाहता हूँ। देखिए, रिलायंस पावर कल 20% ऊपर था, शायद मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। TTML इस हफ्ते 40% ऊपर जा चुका है। सुजलॉन में एक नया रुख देखने को मिल रहा है। तो जब इस प्रकार के संकेत मैं देखता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया रुक जाओ, थम जाओ, संभल जाओ। When the tail starts wagging the dog, it is time to get careful. तो वो केयरफुल रहने का समय इस समय है, बिल्कुल रहना चाहिए। निवेशकों को बाजार में एकदम भावनाओं में ना आए, और स्पेशली स्मॉल कैप, क्योंकि वो आउट परफॉर्म भी कर रहा है एरिया, उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्टॉक जहां फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, उनकी तरफ अगर आप लाइन में आपको बताता हूं। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी कंपनी में जो डाउनसाइड होती है वो टेम्पररी होती है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी कंपनी अच्छे स्टॉक में टेम्पररी डाउनसाइड होती है, मगर खराब कंपनी के अंदर जो अपसाइड होती है वो टेम्पररी होती है। चॉइस आपकी कि आप क्या चूज करें। राइट।